प्यारे बच्चों, आज हम विलियन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या? उन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी को आज हम डिस्कस करेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म हैं क्या। तो किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी विलयन की वह प्रॉपर्टीज या वे गुणधर्म जो विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करे। अणुसंख्य से क्लियर है कि विलेय के अणुओं की संख्या पर जिन प्रॉपर्टीज की निर्भरता हो उन्हें हम अणुसंख्य गुणधर्म कहेंगे। विलेय की प्रकृति पर, विलेय कैसा है, क्या है, इस पर निर्भरता उसकी ना हो, केवल विलेय के कणों की संख्या पर जिस गुणधर्म की निर्भरता होगी उन्हें हम अणुसंख्य गुणधर्म कहेंगे। इसमें हम 4 गुणधर्मों का डिस्कशन करेंगे। पहला है वाष्प दाब अवनमन, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। तीसरा है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये 4 ऐसे गुणधर्म हैं किसी विलयन के जो इसमें घुले विलेय के अणुओं की संख्या पर केवल निर्भर करेंगे। वह कौन सा विलेय है उस पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे हम कहें कि अगर हमें वाष्प दाब अवनमन देखना है तो यदि हम इसमें 1 मोल यूरिया मिला दें तब भी वाष्प दाब का अवनमन उतना ही होगा जितना 1 मोल इसमें हम ग्लूकोज मिला दें। यद्यपि दोनों पदार्थ अलग अलग हैं किंतु इनके वाष्प दाब का जो अवनमन होगा वह बराबर होगा, या इनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे, या इनके क्वथनांक का जो उन्नयन होगा वो बराबर होगा, या इनका हिमांक अवनमन वो बराबर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये अणुसंख्य गुणधर्म हैं। ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं, ना कि विलेय की प्रकृति पर। यूरिया, ग्लूकोज या कुछ भी आप इसमें डालें, यदि नंबर ऑफ मोल्स, इनके अणुओं की संख्या बराबर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 1 मोल है, 1 मोल है, यदि अणुओं की संख्या बराबर हुई तो फिर ये प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, चाहे यहाँ पे पदार्थ कुछ भी आप ले लें।
आज हम सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का अध्ययन करते हैं, परासरण दाब का अध्ययन करते हैं। परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो परासरण क्या है, यानी ऑस्मोसिस क्या है, इसको हम देखेंगे और फिर परासरण दाब पे आते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑस्मोसिस को पढ़ने के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में जानते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वे झिल्लियां हैं जिनके बीच के जो छिद्र हैं वो काफी पतले पतले हों, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसे देखा जा सके, अन्यथा ये दिखाई नहीं देंगे। तो अर्धपारगम्य झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो बहुत सूक्ष्म कणों को तो अपने में से गुजरने देती हैं, किंतु जिन कणों का आकार बड़ा होता है उन्हें अपने आर पार जाने नहीं देती। तो सामान्यतः इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है हम विलयन के कंसेप्ट में देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन 1 ले लें और दूसरा विलयन S2 ले लें, तो इसमें से जो विलायक का कण होगा, आप जानते हैं कि विलायक का जो कण है ये छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, और विलेय के जो कण होते हैं ये बड़े हों। तो जो सूक्ष्म कण होगा यानी विलायक के कणों को आर पार जाने देता है, किंतु जो विलेय के कण होंगे, अगर ये विलेय के कण हैं तो इन्हें अपने से गुजरने नहीं देता, जबकि विलायक को अपने से गुजरने देता है। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो अपने में से विलायक के कणों को तो पार जाने देता है, किंतु विलेय के कणों को पार नहीं जाने देता। इसके उदाहरण हैं, कुछ प्राकृतिक उदाहरण हैं और कुछ कृत्रिम उदाहरण हैं। तो प्राकृतिक उदाहरणों में आप देख सकते हैं बकरे की आमाशय ले लीजिए, आमाशय की झिल्ली जो होती है, या फिर हम ले सकते हैं अंडे के छिलके पर लगी झिल्ली, या कोशिका झिल्ली जो कोशिका पर लगी झिल्ली होती है। इसमें कृत्रिम की श्रेणी में आते हैं सेलोफेन, एक पॉलीमर है, और कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। तो ये कुछ अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं जिन्हें हम यूज में ले आते हैं, दैनिक जीवन में ये एग्जिस्ट करती। अब प्रश्न उठता है कि ऑस्मोसिस क्या है? व्हाट इज
ऑस्मोसिस। जैसे हम ले लें, एक पात्र ले लें, इस पात्र में अगर हम बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें, इसे हम SPM लिख रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगा दिया है, और इधर हम सॉल्वेंट लग लें, विलायक रख लें, और इधर हम एक विलेन रख लें। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे यह संपर्क में होगा। अगर यहाँ तक पानी मान लीजिए विलायक भरा है, तो इस पर एक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एटमॉस्फेयर के पास। इस पर भी एक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होगा, और ये होगा PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यह देखा गया है कि यदि यह विलयन है तो निश्चित तौर पे इसमें क्या होंगे, विलेय के कण भी होंगे और विलायक के भी कण होंगे। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है, तो इसकी विशेषता क्या है कि यह विलायक के कणों को तो जाने देता है, लेकिन विलेय के कणों को आर पार नहीं जाने देता है। इसमें होगा क्या कि यहाँ पे भी विलायक है, तो इधर से भी विलायक इस पार से इस पार जा सकता है, और इधर विलायक है ही, शुद्ध विलायक है, तो यह भी इधर से इधर जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें विलेय भी मिला हुआ है। अगर विलेय मिला हुआ है तो निश्चित तौर पे यह सांद्रता होगी, यहाँ पे ये सांद्र विलयन होगा, इसकी तुलना में यह सांद्र होगा। तो ऐसी दशा में यह देखा गया है कि जो ये तनु साइड है, तनु विलयन की तरफ से सांद्र विलयन की ओर विलायक का परिणामी प्रवाह होता है। देखिए इधर भी जाएगा, लेकिन यह प्रवाह अपेक्षाकृत कम होगा और यह प्रवाह अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा। किताबों में ऐसा लिख दिया गया है कि प्रवाह तनु से सांद्र की ओर होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब यह अर्धपारगम्य झिल्ली अपने से विलायक को आर पार जाने दे सकती है, तो इधर वाला विलायक इधर क्यों नहीं जाएगा, वो भी जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे विलायक की सांद्रता अधिक है और विलयन जो पूरा है वो तनु है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी और यहाँ पे विलायक की मात्रा कम होगी। तो अधिक मात्रा की ओर से कम मात्रा की ओर इस विलायक का परिणामी प्रवाह होगा। तो चूंकि परिणामी प्रवाह, रिजल्टेंट फ्लो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परिणामी प्रवाह होगा वह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। अर्थात जो विलायक है वह इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके इस सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है, और विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। यही परासरण कहलाता है। अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का सांद्र विलयन की ओर गमन ही परिणामी गमन लिख लीजिए,
परिणामी गमन ही परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है, ये परासरण। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हम इस प्रवाह को रोक सकते हैं? निश्चित तौर पे परिणामी प्रवाह विलायक का सांद्र विलयन की ओर, तनु से सांद्र विलयन की ओर हो रहा है। तो प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रवाह को हम किसी ढंग से रोक सकते हैं? तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और इसके ऊपर भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। दोनों पर प्रेशर बराबर है। इस दशा में यह परासरण तब तक चलता रहेगा जब तक कि इधर भी इसके जैसा तन सॉल्यूशन न अचीव हो जाए, प्राप्त हो जाए। किंतु यदि हम इस परासरण को रोकना चाहते हैं, यदि हम चाह रहे हैं कि यहाँ से विलायक इस विलयन में न आए, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि इसमें एक हम पिस्टन लगा दें। अब इसमें अगर हम एक पिस्टन लगा करके इसके ऊपर एक हम प्रेशर एग्जर्ट करें, दबाव डालें इसके ऊपर, तो P एटमॉस्फेयर तो अब भी रहेगा, P ये अब भी रहेगा। इसके ऊपर हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें। जब आप इसको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर, तो आप देख रहे होंगे जो इधर से इधर का प्रवाह था वह प्रवाह रुक जाएगा। तो वह न्यूनतम प्रेशर पाई, वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब पाई, जिसे सांद्र विलयन की ओर लगा देने पर परासरण की जो प्रक्रिया है वह रुक जाए, उसे हम कहते हैं उस विलयन का परासरण दाब। अर्थात वह अतिरिक्त दाब, जिसे सांद्र विलयन पर लगा देने पर परासरण की क्रिया रुक जाए, परासरण दाब कहलाती है। परासरण दाब अर्थात that excess pressure which on applying solution side prevents the flow of solvent from solvent side is called the osmotic pressure of that solution। यानी इस विलयन पर आरोपित वह एक्स्ट्रा दाब, जिसे हमने पाई से रिप्रेजेंट किया है, जो विलायक की तरफ से इस विलयन में होने वाले परासरण को रोक दे, वही परासरण दाब कहलाता है। यहाँ पे इस परासरण दाब की विशेषता है अभी आप देखेंगे कि यह केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करता है। एक है यहाँ पे वान ठाफ महोदय ने बताया कि तनु विलयनों के जो कण होते हैं गैस के अणुओं जैसा व्यवहार करते हैं।
अणुओं जैसा व्यवहार करते हैं। वान ठाप ने बताया कि तनु विलयनों के कण, जो तनु विलयन है उसमें विद्यमान जो सोल्यूट के कण हैं वे किसके जैसा व्यवहार करते हैं? गैस के अणुओं जैसा। और जब गैस के अणुओं जैसा व्यवहार करेंगे तो इन पर गैस के नियम लगाए जा सकते हैं। उन्हीं गैस के नियमों के समतुल्य नियम परासरण दाब के केस में वान ठाप ने दिए थे। तो उस गैस के नियम के अनुरूप वान ठाप द्वारा दिए गए जो नियम हैं उनमें दो नियम हैं। एक है वायल वान ठाप नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई उस विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता। अब आप देख रहे हैं, कह रहा है कि स्थिर ताप पर, यह टेम्परेचर को हम स्थिर कर दें तो किसी विलयन का जो परासरण दाब होगा पाई, वह विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। और चूंकि हम यहाँ पे मोलैरिटी को कंसीडर करेंगे तो पाई विल बी प्रोपोर्शनल टू यम, यानी मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। आप जानते हैं मोलैरिटी भी सांद्रता को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो आप चाहे यहाँ सी ले लें और चाहे एम ले लें। इसी ढंग से यहाँ पे बताया गया कि चार्ल्स वान ठाप नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। चार्ल्स वान ठाप नियम क्या कहता है? स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप आप जानते हैं, टेम्परेचर को जब डिग्री केल्विन में लिखा जाता है तो वही परम ताप कहलाता है। अब यहां से क्या आ गया कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी। अब यदि हम इन दोनों रिजल्ट्स को मिला दें, पाई इज proportional to T, and from Wiles van 't Hoff rule, pi is proportional to C और M, जैसा आप चाहें। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या आएगा? पाई इज प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी, या अगर हम M लिखेंगे तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू टी। अब जरा सा इसको अगर हम हटा दें तो पाई इज इक्वल टू आर सी टी, जहां पे आर क्या है? इसे कहा जाता है सॉल्यूशन कांस्टेंट, विलयन नियतांक। और यह वैल्यू आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0.0821 के समतुल्य आती है, जो गैस नियतांक के बराबर है। और इसी आधार पर चूंकि इन्होंने कहा था कि विलयन
के अणु गैस के अणुओं जैसा व्यवहार करते हैं। तो गैस के अणुओं जैसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर पे गैस कांस्टेंट को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो जो कांस्टेंट सॉल्यूशन कांस्टेंट है वही गैस लॉ में गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू आर सी टी, या इसी को अगर हम सी को मोलैरिटी ले लेंगे तो पाई इज इक्वल टू आर एम टी। तो किसी भी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर निकालना होगा तो पाई इज इक्वल टू आर एम टी या पाई इज इक्वल टू आर सी टी करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें हम मोलर सांद्रता को मोलैरिटी को न्यूमेरिकल्स लगाते समय यूज करते हैं। तो इसलिए हम यम की जगह पे यम लिख सकते हैं, मोलैरिटी की जगह पे हम यम ले लें। तो यहाँ पे इस वाले फार्मूले की जगह हम उस वाले फार्मूले को प्रेफर करेंगे। अब जरा सा देखें क्या यह नियम जो गैस के नियम के समतुल्य है कि नहीं है। गैस के नियम में क्या था, हम जानते हैं कि गैस इक्वेशन क्या आता है। गैस इक्वेशन था PV इज इक्वल टू NRT। हमारे पास जो फार्मूला आया वो ये आया, यहां से पाई इज इक्वल टू RCT। यहां पे C क्या है, ये है सांद्रता, और सांद्रता को अगर हम मोलरता ले लें तो ये मोलरता होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं N/V। अब यदि इस चीज को हम यहाँ पे पुट कर दें, इस चीज को यहाँ पे पुट कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पाई इज इक्वल टू N/V इंटू R इंटू T। और अगर यहाँ पे हम कर दें पाई V इज इक्वल टू NRT, और पाई है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर है तो निश्चित तौर पे इसे भी हम P के सिंबल से दे सकते हैं, दैट विल बी NRT। और यह जो चीज आई यह गैस इक्वेशन के एकदम समतुल्य है। इस वजह से जो यहाँ पे R आया, अर्थात ये जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है, यही सेम यहाँ पे गैस कांस्टेंट। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो R की वैल्यू है वह हम गैस कांस्टेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट दोनों समतुल्य हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी चीज को अगर हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हमारे पास एक रिजल्ट आया है, पाई इज इक्वल टू RMT, या हम C करते चले। अब हमने देखा कि पाई इज इक्वल टू R, C की जगह पे लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू T। यदि हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो तरीका है R ले लें, हम N ले लें और यहाँ पे मोलर मास ले लें, इसे हम कैपिटल M से लिख रहे हैं, इसीलिए हमने ये फार्मूला नहीं लिया इस प्रूफ के लिए। N/M डिवाइडेड बाई V, तो दिस इंटू T। यहाँ पे
n निकालने के लिए हमने यूज किया n इज इक्वल टू m बाई m, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास। जब इसको लिख देंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस ढंग से आ जाए, तो पाई इज इक्वल टू दिस। अब यदि हम 2 बिलियन ले लें, एक का पाई 1 हो प्रेशर और दूसरे का पाई 2, समान टेम्परेचर पर यदि हम 2 बिलियनों के परासरण दाब की तुलना करना चाहें तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट विल गिव यू R इंटू n 1/V1 मल्टीप्लाइड बाई T। चूंकि टेम्परेचर को समान रखना है, यहाँ से भी आएगा R इंटू n2/V2 मल्टीप्लाइड बाई T। समान ताप पर स्थिति आएगी। यदि 2 विलयनों के परासरण दाब समान हो कहीं पे, तो इस ढंग से अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें इसको, तो R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, तो n1/V1 इज इक्वल टू n2/V2 आ जाएगा। ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान हो समपरासरी कहलाते हैं। समपरासरी विलयन कहलाते हैं। यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशन लिया, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 हमने लिया, दूसरे का पाई 2 मान लिया है। लेकिन चूंकि अगर दोनों को हमने बराबर कर दिया, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, यदि दोनों बराबर हैं तो बराबर होने पर इनको हम कहते हैं समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन की दशा में क्या कंडीशंस आएंगी, उसको जब हमने सॉल्व किया तो देखा आ रहा है कि n1/V1 इज इक्वल टू n2/V2। अर्थात इस इक्वेशन की मदद से यदि हमें किसी एक विलयन का परासरण दाब दिया रहे और दूसरे का परासरण दाब कैलकुलेट करना हो, तो हम इस इक्वेशन से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा कि अतिपरासरी विलयन क्या होगा। अतिपरासरी विलयन, यदि मान लीजिए एक पाई 1 है विलयन का परासरण दाब, दूसरा पाई 2 है। अगर दोनों के परासरण दाब बराबर नहीं है तो या तो यह ज़्यादा होगा या यह ज़्यादा होगा। हमने मान लिया कि प्रथम विलयन का परासरण दाब ज़्यादा है। जब प्रथम विलयन का परासरण दाब ज़्यादा होगा तो हम इसे कहेंगे कि यह अतिपरासरी है, ये कहलाएगा अतिपरासरी, और यह कहलाएगा न्यून परासरी। तो ये अतिपरासरी विलयन और यह क्या है, न्यून परासरी। एक यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पोर्शंस में एक चीज़ बताएं आपको, तो पहले यूपी बोर्ड में पूछी जाती रही, किंतु एनसीईआरटी बुक में यह नहीं दिया गया है। किंतु पुराने एग्जामिनर्स हो सकता है उस क्वेश्चन को पूछ लें, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न पहले माना जाता था
कि परासरण तथा विसरण में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। विसरण तथा परासरण में क्या अंतर। हम इसको इस ढंग से समझते हैं, एक हमने मान लीजिए पात्र ले लिया और इसमें एक ऐसी झिल्ली लगा दी जिसके जो छिद्र हैं वो बड़े बड़े, और एक ऐसी सेम पात्र बनाया और इसमें हमने सेमी परविएबल मेम्ब्रेन को लगा दी। इसके छिद्र बहुत छोटे छोटे छिद्र, और यहाँ पे दो सॉल्यूशन हमने लिया S1 एंड S2। यदि कंसंट्रेशन ऑफ S1 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ S2, यानी इधर की सांद्रता ज़्यादा है, इधर की सांद्रता कम है, ये सांद्रता अधिक है। अगर सांद्रता इसकी अधिक हो गई तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, तन। तो यहाँ पे जो विसरण की प्रक्रिया है, विसरण में डिफ्यूजन का जो प्रभावी प्रवाह होता है, प्रभावी प्रवाह हमेशा सांद्र से तन की ओर होता है। विसरण में विलायक का या विलयन का जो प्रवाह होगा, वो रिजल्टेंट प्रवाह जो होगा वो सांद्र से तन की ओर होगा। ऐसा नहीं है कि तन से इधर नहीं होगा प्रवाह, इधर भी हो रहा होगा, सांद्र से इधर की ओर भी प्रवाह हो रहा होगा, किंतु परिणामी किधर ज़्यादा होगा। तो प्रवाह जिधर ज़्यादा होगा उधर ही हम कहेंगे कि परिणामी प्रवाह उधर हो रहा है। तो ज़्यादा प्रवाह सांद्र से किधर की ओर होता है, तन की ओर होता है। इसलिए हम रिजल्टेंट जो बनाते हैं, परिणामी प्रवाह सांद्र से तन की ओर होता है। यहाँ पे भी हम देखें, अगर इस सॉल्यूशन को हम S1 माने, इसको S2 माने, और ये सांद्र हो और यह क्या हो, तन हो, तो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, सेमी परविएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। और आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस जो होती है उसमें विलायक के कण ही मूवमेंट करते हैं, प्रवाह करते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्या होगा, सांद्र से विलायक के कण तन की ओर भी जा रहे होंगे, तन से सांद्र की ओर भी आ रहे होंगे, लेकिन मैंने दिखाया कि सांद्र से तन की ओर विलायक के कण बहुत कम मात्रा में जा रहे हैं और तन से सांद्र की ओर ज़्यादा मात्रा में जा रहे हैं। तो जो परिणामी प्रवाह होगा वह तन से सांद्र की ओर होगा, परिणामी प्रवाह तन से सांद्र की ओर होगा। और यहाँ पे परिणामी प्रवाह किधर से किधर हो रहा था, सांद्र से तन की ओर हो रहा था। दूसरी इसमें विशेषता यह है, डिफरेंस है, इसके लिए SPM का होना आवश्यक है, सेमी परविएबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक है। किंतु डिफ्यूजन के लिए सेमी परविएबल मेम्ब्रेन आवश्यक नहीं होती है। ये नॉर्मल झिल्ली हो सकती है, कोई सामान्य झिल्ली हो सकती है, या झिल्ली नहीं भी रहेगी तब भी विसरण की प्रक्रिया होगी। लेकिन सेमी परविएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली के अभाव में परासरण की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। तीसरा इसमें डिफरेंस है कि इसमें जो प्रवाह होता है वो केवल द्रव माध्यम में ही संभव है, यानी जो परासरण है वह केवल द्रव माध्यम में होता है, जबकि विसरण ठोस में भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है और द्रव का भी हो सकता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है।
आप एक उदाहरण जानते होंगे कि अगर किसी कमरे के एक कोने में इत्र की शीशी को खोल के रख दिया जाए तो उस कमरे के दूसरे विपरीत कोने पर भी उस इत्र की सुगंध पहुंच जाती है। तो ये किस कारण से होता है? इसी डिफ्यूजन के कारण से होता है कि जहां इत्र रखा हुआ है वहां इत्र के गंध की सांद्रता अधिक है और जहां पे अपोजिट कॉर्नर है वहां पे निश्चित तौर पे इत्र की सांद्रता कम है। तो जहां पे इत्र की सांद्रता अधिक है वहां से इत्र की सांद्रता कम या जहां पे नहीं है इत्र, उस डायरेक्शन में इत्र की गंध या इत्र के कण डिफ्यूज होते हैं। इस वजह से डिफ्यूजन कहा जाता है कि हमेशा शांत से तन की ओर होता। यहाँ पे आपने देखा कि ठोस में भी डिफ्यूजन हो सकता है, गैस में भी हो सकता है और द्रव में भी हो सकता है, लेकिन जो विसरण परासरण होता है ये केवल द्रव माध्यम में होता है। ये तभी होता है जब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है और इसमें विलायक, इसमें ध्यान रखिएगा कि केवल विलायक मूवमेंट कर सकते हैं और इसमें विलायक के साथ साथ विलेय का भी मूवमेंट होता है। विलेय एंड विलायक दोनों का मूवमेंट हो सकता है। ये 3 डिफरेंसेस हैं इसके। कभी कभी पूछा गया है तो पीडीएफ जो आपके पास जाएगा उसमें ये डिफरेंस लिखे हुए मिलेंगे। तो बस थियोरेटिकल पोर्शन यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं आप उसको लगाइएगा। पीडीएफ के साथ 1-2 क्वेश्चन मैं और भेजूंगा, उसको भी आप लगाने का प्रयास करिएगा और यदि कोई समस्या आएगी तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।